हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी लिमिटेशंस, क्योंकि हर चीज में कमियां तो होती हैं। तो देखो इसमें क्या क्या कमियां हैं कुछ। देखो क्या होती हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब तक हम कह रहे थे ना, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, सही से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये फिर भी पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती अकाउंटिंग। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स आपने नहीं सुने, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। बिकॉज ऑफ एस्टिमेट्स सच एज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे अगर किसी एसेट को मैं यूज कर रहा हूं, जैसे अगर किसी कार को एक इंसान यूज कर रहा है, तो काफी टाइम बाद में वो पुरानी हो जाती है, वो सर्विसिंग मांगती है, घिस जाती है, एक तरीके से कहते हैं ना। तो ये डेप्रिशिएशन वही है, घिसना, मतलब उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, इसी को कहते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है। तो डेप्रिशिएशन अब पता कैसे चलेगा कि कितना लगना है? क्योंकि डेप्रिशिएशन जब लगता है तो एक परसेंटेज सेट किया जाता है कि ये एसेट है, इस पे 10% डेप्रिशिएशन लगेगा जब तक ये चलेगी। ठीक है। अब मैं अगर ये बात करूं कि अगर मैं किस चीज, एक कार है, उस पर 10% डेप्रिशिएशन मैं हर साल लगा रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब डेप्रिशिएशन लगा लगा के वो खत्म हो जाएगा बुक्स में, लेकिन कार तो बची हुई है, हो सकता है उसको बेच के थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाए। होता है ना ऐसा। ठीक, इसीलिए तो डेप्रिशिएशन क्या है? एक एस्टिमेट है। तो इसके कारण क्या है, ये पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं हो सकती अकाउंटिंग। कभी हम ही अंदाजा लगाएंगे कितना डेप्रिशिएशन लगाएं इस पे, 10%, 5%, कितना लगाना है, वो हमारा ही काम है। तो वो एस्टिमेट कभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता, इसीलिए कहा जाता है ये एग्जैक्ट नहीं होती। इसी के साथ साथ बैड डेट्स होती है। बैड डेट्स क्या होती है? जो कि उधार दिया हुआ कर्जा डूब जाए। मतलब मैंने किसी को उधार माल सप्लाई कर दिया, मैंने सामान बेच दिया किसी को उधार पे, लेकिन उसने पैसे ही नहीं दिए, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। और हर साल हमें ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि अगले साल कितनी बैड डेट्स हो सकती है। अब आप कह रहे हो कि ऐसे इंसानों को माल ही क्यों देना है, क्यों बैड डेट्स करनी है? लेकिन ऐसा करना पड़ता है, बिजनेस में हमें उधार माल देना पड़ता है ना। तो उसके लिए क्या होता है, हर साल हमें पता होता है कि हाँ इतनी इतनी हो रही है, तो इस हिसाब से अगले साल भी कुछ इसी के आसपास होगी। लेकिन ये तो कंफर्म तो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ना। इसीलिए जो भी पॉसिबल बैड डेट्स हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें भी हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एस्टिमेट करना पड़ता है। और इसी तरीके से मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, जो गुड्स हमारे पास है उसका मार्केट प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी भी सेम नहीं रहता। एक गुड को आज कोई 10 रुपए में खरीद रहा है, कल वो उसको 20 रुपए में भी खरीद सकता है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो, है ना। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस जो होता है स्टॉक का, वो भी चेंज होता है, तो उसमें भी हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है, बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं इसमें, बहुत सारे अंदाजे लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण इसको हम फुल्ली एग्जैक्ट नहीं कहते। तो ये थी इसकी पहली लिमिटेशन। देखो इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है। दूसरी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक एग्जांपल दिया था कार का, कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हमें नहीं पता चलती, क्योंकि अगर डेप्रिशिएशन से वो खत्म हो जाएगी और लास्ट में फिर वो कितने की मिलेगी हमें थोड़ी पता, कितने की बिक जाएगी, बिकेगी नहीं बिकेगी हमें नहीं पता। लेकिन बुक में हमने खत्म कर दी उसको। हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे। हर साल क्या करते हैं, जैसे अगर 10 लाख की है, उस पर डेप्रिशिएशन लग रहा है, 10,000 लग गया तो माइनस कर दो 10,000, और जो बचा 9,90,000 उसको हम अगले साल दिखा देंगे। इस तरीके से हम हर साल उसको कम करते जाते। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि अगर आज मैं बेचने जाऊं उसको तो मुझे 9,90,000 में बिक जाएगी, या उससे ज्यादा मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे, नहीं पता, है ना। तो इसीलिए क्या है, ये रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिखाती एसेट्स की। अक्सर ये भी होता है, अगर मैंने कोई जमीन खरीद ली, आज उसके दाम कुछ और है, थोड़े टाइम बाद बहुत अलग हो जाएंगे उसके दाम, लेकिन मुझे बुक्स में कौन सी दिखानी पड़ेगी, जिसपे मैंने खरीदी है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं इंडिकेट करती वो एग्जैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट होती है, जो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है, वहीं पे बोला जाता है फाइनेंशियल कैरेक्टर की, और जिनको हम मनी में मेजर कर सकें, सिर्फ वही रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड ही नहीं करता। जिसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। मान लो कहीं पे स्टाफ इतना अच्छा है, उसके कारण जो कंपनी है वो बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन अब इसको लिख नहीं सकते ना कि कितना स्टाफ अच्छा है, कितने में ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंटिंग क्या होती है, इग्नोर करती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किया नहीं जा सकता कुछ। तो इसलिए एक लिमिटेशन क्या होगी, इग्नोर करती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस।
जैसे कि अभी मैंने एक जमीन की बात की थी कि मैंने जमीन खरीदी, फिर उसके दाम बढ़ गए, कम हो गए। इस चीज को अकाउंटिंग कभी ध्यान ही नहीं देती। जिस प्राइस पे हमने खरीदा उसी प्राइस पे बुक्स पे दिखा देते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, भी एक चैप्टर में कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स, ठीक है, कन्वेंशंस, वो पढ़ेंगे हम। तो उसमें एक ये भी है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि मतलब जिस प्राइस पे हमने कोई एसेट खरीदी है उसी प्राइस पे उस एसेट को हमें बुक्स में दिखाना होता है, अकाउंटिंग में शो करना होता है। तो अगर हम उसी प्राइस पे दिखाएंगे, मान लो एक एसेट मैंने खरीदी 10 लाख की खरीदी, लेकिन आज उसका दाम हो गया 10 करोड़, लेकिन बुक में किस अमाउंट से होगी वो 10 लाख से, तो हो गया ना हेर फेर। कैसे, क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल चेंज जो हो रहा है वो कभी भी अकाउंटिंग देखती ही नहीं, इग्नोर कर देती है। तो उस लेवल चेंजेस के कारण जो एग्जैक्ट अमाउंट है हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो पुरानी वैल्यू ही एसेट की हमारे पास है। हम नहीं दिखा सकते कि हाँ भाई 10 करोड़ के एसेट है हमारे पास, हम तो 10 लाख की ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करता है अकाउंटिंग, ठीक है। और लास्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग कोई ड्रेसिंग नहीं है, विंडो भी नहीं है, नाम अलग है, इसकी स्टेटमेंट अलग है। क्या है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग होती है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू शो बेटर पोजीशन। अब ये क्या होता है, जब भी अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ की जाए अपनी सिचुएशन को अच्छा दिखाने के लिए, जो कि नॉर्मली अच्छा दिखाने के लिए ही करते हैं, वैसे बुरा दिखाने के लिए भी कर देते हैं, लेकिन जब भी अच्छा दिखाने के लिए करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट सही नहीं आएंगे। अगर मान लो उन्होंने अपनी एसेट्स बहुत ज्यादा बता दी, लायबिलिटी कम बता दी, तो उसको बहुत अच्छी सिचुएशन दिखाई देगी, लेकिन वो सच तो नहीं होगा। उससे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी अलग ही पता चलेगा, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है हमें नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट, क्योंकि उसके कारण हमने छेड़छाड़ कर रखी है। बैलेंस शीट में नहीं पता चलेगा क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो विंडो ड्रेसिंग के कारण क्या होता है, अकाउंटिंग सही रिजल्ट नहीं दे पाती। विंडो ड्रेसिंग कुछ नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन है अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते क्यों है लोग? देखो, सबसे पहला काम ये मैनिपुलेशन करते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ जो अच्छी अच्छी चीजें बढ़ा देते हैं, बाकी जो बेकार होती है कम कर देते हैं, वो मैनिपुलेशन करके सारा कुछ। तो उससे क्या होता है, लोन देने वाले बैंक को या जो भी पार्टी होती है उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई अच्छी पोजीशन में ये रिपे कर देगा। बाद में पता चलता है कि क्या हाल हो गया। तो इसीलिए तो घोटाले होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो एक तो हो गया लोन के कारण वो ऐसे करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स को ललचाने के लिए कि हाँ भाई बहुत अच्छी कंपनी, इन्वेस्ट करो इसमें और पैसा लगाओ और पैसा लगाओ। इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग की जाती है ताकि लोग भटक जाएं, इसलिए विंडो ड्रेसिंग करते हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं अकाउंट्स की, अच्छा दिखाते हैं अपनी कंपनी को कि हाँ भाई हमारी तो टॉप पे चल रही है। हर कोई चाहता है ना, हर जब एड्स भी कोई देखते हैं तो भाई सबसे बढ़िया नंबर 1 एड वो वाली साहब है कि देश का नंबर 1 ये जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग भी अकाउंटिंग में होती है, इसीलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अगर कुछ मैनिपुलेट कर देंगे तो वो हमें सही से रिजल्ट्स तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो 5 लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है ये। दूसरी हो गई ये रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बताती एसेट्स की। तीसरी हो गई ये इग्नोर करती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। चौथी है हमारी ये इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस को। और लास्ट है जो कि विंडो ड्रेसिंग होती है अकाउंटिंग में, इसीलिए अकाउंटिंग अच्छी नहीं होती कभी कभी, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है, लेकिन लिमिटेशंस कम है, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हम अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है और इसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं। यूजर्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, तो यूजर्स अब हम डिटेल में देखेंगे कितने सारे यूजर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।